डियर स्टूडेंट्स, गेटवे क्लासेस के इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के यूनिट 3 के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ इस क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस यूनिट के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही इस यूनिट के पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एकेटीयू में आ चुके हैं, और साथ ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्रैश कोर्स में आपको यूनिट 3 का सभी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है एक साथ। यहाँ हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बैटरीज आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में कोरोजन, देन केमिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिट 3 से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चंस में एंटायर यूनिट को समराइज कर दिया गया है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये क्वेश्चन हालांकि सिर्फ 2 नंबर में एक ही बार एकेटीयू में पूछा गया है, तो इसमें आपको जो भी 2 या 3 पॉइंट्स अच्छे लगे, सही लगे, जो आपको मतलब याद हो जाए आसानी से, वो आप लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए कौन सी होती है। ये वो सेल्स होती हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं वो इसकी ठीक उल्टी काम करती हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं ये चलती हैं स्पॉन्टेनियस तरीके से, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसको सप्लाई की जाती है बाहर से, जिससे कि वो केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अलग अलग मटेरियल के होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं वो सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग मटेरियल के भी हो सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपने ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है। जैसे जिंक अगर है तो वो ZnSO4 में रहेगा, कॉपर है तो वो अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट है उसमें डिप्ड रहेगा। जबकि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक कॉमन सॉल्यूशन में यानी इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड रहते हैं। यहाँ सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्योंकि 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, हमारी हाफ सेल्स हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। जबकि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड्स एक ही कॉमन इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हैं। एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, आप अच्छी तरह जानते हैं। जबकि यहाँ पे जो है ये साइंस रिवर्स हो जाते हैं, यानी एनोड होगा आपका पॉजिटिव और कैथोड होगा नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर से बैटरी सप्लाई करती है, और सप्लाई कहाँ होते हैं, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तो वो होगा गैल्वेनिक सेल, जिसको डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है। लेकिन जब इसको केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई की जाती है और वहां से ये केमिकल्स प्रोड्यूस करती है, यानी ये लेड एसिड बैटरी जो है वो दोनों तरीके से काम करती है। गैल्वेनिक सेल से की तरह भी काम करती है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी काम करती है। जो घर में हम इन्वर्टर्स यूज करते हैं वही लेड एसिड स्टोरेज बैटरी होती हैं। तो जब लाइट चली जाती है तब ये काम करती हैं गैल्वेनिक सेल की तरह से, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से। और जब लाइट आ जाती है और उसको चार्ज किया जाता है बैटरी को, तो वो काम करती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक्सप्लेन करना है इन डेफिनेशंस को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये 2 डेफिनेशंस हैं जो हमें एक्सप्लेन करनी है, क्या होती है, यानी डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन सोल्ट सॉल्यूशन। जब भी किसी मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो हम उसी के सोल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, तो उसकी टेंडेंसी होती है या तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ये जो टेंडेंसी है इसको हम कहते हैं, इसका जो मेजर है उसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जिसको कहा जाता है। 2 तरीके के होते हैं ये।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयंस, देन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन। ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसके मेजर को। एंड द मेजर ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स when it is in contact with its own source solution, with its own electrolyte, उसको हम कहते हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, ये क्या कहती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको ईएमएफ भी कहा जाता है, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज अलाउड टू फ्लो इन दी सर्किट। तो जब दो हाफ सेल्स को जोड़ दिया जाता है, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, एक सेल एनोड की तरह काम करेगी, एक सेल हमारी कैथोड की तरह काम करेगी, दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया गया है, तो एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाएगा। अब जो एनोड और कैथोड के पोटेंशियल में डिफरेंस है, कब? जबकि उनके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में जो वो मेजर होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, EMF of a cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Reduction potential की टर्म्स में इसको हम डिफाइन करेंगे, E cell is equal to E cathode minus E anode, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ या EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखिए 22-23 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें कि हम मेटल्स को जनरली अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इस सीरीज में जो मेटल्स हैं वो अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या हम कह सकते हैं उनके पोटेंशियल के हिसाब से हम उनको अरेंज कर देते हैं, चाहे ऊपर से नीचे करें या नीचे से ऊपर, मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, लेकिन उसमें जो अरेंजमेंट है वो किसका है? अकॉर्डिंग टू दी देयर पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं एलिमेंट्स की। तो इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए इसके यूजेस क्या क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम इनको ऐसे अरेंज कर देंगे तो आप देखेंगे अगर हम इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? सबसे कम होगा, वो सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अच्छे होते चले जाएंगे। मतलब लास्ट में अगर आप देखेंगे इस सीरीज के सबसे नीचे तो वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इस सीरीज से हम ये देख सकते हैं कि कौन अच्छी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया है तो उसमें आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो अभी आपने देखा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस सीरीज से आपको उस एनोड का और उस कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मिल जाएगा, वो डिफाइंड होगा। जैसे जिंक का -0.76 होता है ना, इसी तरीके से सबकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। तो यहाँ से आप उठा के कोई भी सेल अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका ईएमएफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिटेंडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो प्रोसीड करेंगी, होंगी भी या नहीं, केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं ये वाली या नहीं, जो भी केमिकल रिएक्शन है। तो उसकी फिजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की? अगर किसी भी रिएक्शन का ई सेल जो है वो नेगेटिव आया है कैलकुलेट करने के बाद में, तो इसका मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो इनफीजिबल है, ठीक है। ई सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हम देखेंगे जिन भी रिएक्शंस का या जिस भी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है ई सेल, तो वो फिजिबल हैं, मतलब वो काम करेंगी, अदरवाइज द रिएक्शंस आर इनफिजिबल। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। जो हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आपने देखा था 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करके कंप्लीट सेल तैयार की जाती है। तो हाफ सेल का भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल से जोड़ के,
ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या पोटेंशियल जो है उसका वो 0 मान के चलते हैं। तो जो भी डिफरेंस आएगा, है ना, या तो वो कैथोड की तरह से काम करेगा या तो वो एनोड की तरह से काम करेगा, डिपेंड करता है कि उसके साथ में कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया गया है ना। तो यहाँ पे उसकी हेल्प से हम अपनी हाफ सेल का भी रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। टू प्रिडिक्ट वेदर द इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड और कैथोड, अगेन अगर आपके पास कोई सेल है, आपको नोटिफिकेशन दिया गया है सेल का, तो आप ये देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह से काम करेगा सेल के अंदर और कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा। क्योंकि जैसे अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स का, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो क्या होगा, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड की तरह काम करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड की तरह से काम करेगा। टू प्रिडिक्ट वेदर दी, ये तो कर लिया हमने। टू प्रिडिक्ट रिलेटिव रिप्लेसमेंट टेंडेंसी ऑफ मेटल्स, ये कैसे पता कर सकते हैं, जो हमारी सीरीज है जिसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऊपर वाला जो मेटल होता है हमारा वो नीचे वाले मेटल से कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो वो एनोड की तरह काम कर रहा है। तो ऊपर वाले मेटल्स हमेशा अपने से नीचे वाले मेटल्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एसिड से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं एसिड्स में, और जो उससे नीचे हैं हाइड्रोजन से नीचे उनकी टेंडेंसी ये नहीं होती, रिप्लेसमेंट टेंडेंसी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स या टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटालिक केटायंस X, Y, Z are 0.52, -3.03 and 1.18 volts respectively. Arrange them in decreasing order of their reducing power. तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने सीखा था कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 मेटालिक कैटायंस है XYZ जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसी हिसाब से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल देखिए किसका है, Y का है, उसके बाद में आता है X का और सबसे ज्यादा है Z का। तो सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी वो क्या होगा, Y, और उसके बाद में होगा X एंड देन Z। तो ये हमने अरेंज कर दिए अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। ये क्वेश्चन आपका 17-18 में पूछा गया था AKTU में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Al2SO4 whole thrice solution और Al3+ should not be stored in magnesium vessel Y। यहाँ पे कहा गया है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो हम मैग्नीशियम के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है, और साथ में हमें प्रोवाइडेड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप देखो ये Mg+2 इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी कि क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब आप देखो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -1.66 वोल्ट्स और मैग्नीशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.37 वोल्ट्स। तो यहाँ पे कौन एनोड की तरह से काम करेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। अब क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, है ना, इसीलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब देखिए सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, क्यों है ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम इज प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर है, इट विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसी वजह से हम एल्यूमिनियम सल्फेट के सॉल्यूशन को मैग्नीशियम के वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ जिंक फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग।
तो थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप ध्यान रखिएगा, जो कॉमन हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट हम बस याद रखेंगे कि ऊपर कौन लाई करता है, नीचे कौन लाई करता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो एल्यूमिनियम और जिंक में अगर हम देखें, एल्यूमिनियम जिंक से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से भी कम होता है। तो ये जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि क्या हम एल्यूमिनियम को यूज कर सकते हैं जिंक की जगह टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज -1.66 volts एंड जिंक इज -0.76 volts। तो ये कैसा है, ये ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, which suggests that the aluminum is more appropriate as compared to zinc for cathodic protection of iron। तो यहां से हमें देखने को मिला कि अगर कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम आयरन की कैथोडिक प्रोटेक्शन में जिंक की जगह एल्यूमिनियम को यूज करते हैं तो ये इवन और ज्यादा प्रोटेक्टिव मेजर अच्छा है। कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, जिस भी मेटल को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक के साथ जोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि जिंक खराब होगा आयरन बच जाएगा। अब जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के साथ अगर हम आयरन को जोड़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यूज ऑफ एल्यूमिनियम इज इवन मोर एप्रोप्रिएट एज कंपेयर टू जिंक फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। एल्यूमिनियम इज मोर एनोडिक एज कंपेयर टू जिंक फॉर आयरन, ठीक है। उसका जो एनोडिक कैरेक्टर है वो और भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जिंक, बाय एप्रोप्रिएट गैल्वेनिक कपलिंग। अगर हम गैल्वेनिक कपलिंग करते हैं यानी दो एलिमेंट्स को कपल कर देते हैं तो क्या होता है, डिजायर्ड मेटालिक स्ट्रक्चर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टिंग इट टू अ मोर एनोडिक मेटल। ये कैथोडिक प्रोटेक्शन में किया जाता है। The anode loses electrons and gets corroded, thus protecting the other metal which behaves as a cathode। तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिस भी मेटल को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको एक वायर के थ्रू दूसरे एलिमेंट के साथ में या मेटल के साथ में जोड़ दिया जाता है जो कि हमारे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनिक कपलिंग कर दी है। अब जो मेटल हमारा अपना था जिसे हम बचाना चाहते थे वो कैथोड बन जाएगा और दूसरा एनोड बन जाएगा। तो आपको पता है कि एनोड का कोरोजन होगा, एनोड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिराइव नर्स्ट इक्वेशन, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ये डेरिवेशन आपका आया है 18-19 में और 22-23 में। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है ये आप सभी को पता है। देखिए नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है हमें, ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log to the base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, अब देखिए हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स हम सब ने पढ़ी हुई है। थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है कि डेल्टा जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, NF E सेल के। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फैराडेज कांस्टेंट और E सेल आप जानते ही अब क्या है, ये EMF है सेल का। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होगा, इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशंस देंगे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट। N और F तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने डेल्टा जी लिया है यानी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और स्टैंडर्ड EMF है सेल का। एक और इक्वेशन यानी डेल्टा जी की एक और इक्वेशन हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln K। ठीक है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशनशिप है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको डिराइव कैसे करेंगे, ये हमें नहीं करना है, हमें सीधा उठा के बताना है कि ये थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन NF E सेल इज इक्वल टू डेल्टा NF E नॉट सेल प्लस RT ln K। ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि ये जो K है, ये जो K हमने लिया हुआ है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, तो ये किसके बराबर होगा, कोई भी रिएक्शन अगर आप देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, K की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है मोलर प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो K की वैल्यू हम यहाँ से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो K की जगह हमने लिखा है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बड़े जो ब्रैकेट लगाते हैं, बिग ब्रैकेट्स, इनका मतलब क्या है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर की ये एल एन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं log टू द बेस 10 में। तो यहाँ पे 2.303 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये बन गई माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी log टू द बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं अपने NF से। देखिए, आफ्टर डिवाइडिंग बाय माइनस NF ऑन बोथ दी साइड्स हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को भी और इधर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों को हम डिवाइड करेंगे माइनस NF से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब आप देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस में आर टी और एफ की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की जो होगी वो क्या वैल्यू हो जाएगी 293 केल्विन, और एफ जो है जो फैराडेज कांस्टेंट है इसकी क्या वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। ये 00 आएगा यहाँ पे 96500 कूलम्स। इन सब की वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में आर टी और एफ की, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये बन जाएगी। तो ये भी नर्स्ड इक्वेशन है, और जो ये ऊपर वाली हमने लिखी है ये भी नर्स्ड इक्वेशन। दीज बोथ इक्वेशंस आर नर्स्ड इक्वेशन। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने आर टी और एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, और यहाँ हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस रख के आर टी और एफ की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। तो ये पूरा जो फैक्टर है हमारा 2.303 आर टी अपॉन एफ, ये हो जाएगा 0.059। अब आप जानते हैं एन यहाँ पे क्या है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एनी रिएक्शन। तो यहाँ से आप ये नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से हम अपनी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी सेल का कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की अगर हमसे पूछी गई है और ई सेल गिवन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्लाइड यहाँ पे फालतू आ गई है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। दिस इज अब देखिए क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल जिंक सॉलिड डिवाइडेड बाय जिंक 2+, इसकी मोलर कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.2 मोलर, देन सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.002 मोलर सेपरेटेड बाय सिल्वर सॉलिड एट 25 डिग्रीज। यहाँ पे जो ये इस तरीके से लिखे गया है ये सेल नोटेशन है, इसको सेल रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। देखिए ये एंटायर सेल इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। जैसे यहाँ पे अगर आपको रिएक्शंस भी लिखने के लिए दे दी जाए तो आप कैसे लिखेंगे, ये आप देखो जिंक जो है वो सेपरेटेड है अपने आयन से, यानी कि जिंक से जिंक के आयन्स बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एनोड क्या है, जिंक है। तो ये एनोड की जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक गिव्स Zn2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिलीज हो गए। ये हमने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज से इधर आइए, यहाँ पे सिल्वर के आयन है जो कि कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं। तो ये हो रहा है हमारा रिडक्शन। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है
ऑक्सीडेशन, ये आपको सबको पता होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऐसा ही होता है। तो ये देखिए क्या है, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिल्वर में। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इनको हम ऐड करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ सिल्वर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू 2 से। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए आपकी क्या बनेगी, जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn 2 प्लस 2Ag, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो कई बार इस तरीके से सेल नोटेशन देके, ये सेल नोटेशन है, ये देके आपसे ये भी कहा जाता है कि आप सेल रिएक्शंस भी लिख के दिखाइए। तो इस तरीके से आप सेल रिएक्शंस लिख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज से इधर की तरफ जो होता है वो एनोड होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो होता है कैथोड। तो एनोड पे आपको पता है क्या होता है, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेटल जो है वो सेपरेटेड है अपने मेटालिक आयंस से, मेटल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेटालिक आयंस। और कैथोड की तरफ आप देखिए मेटालिक आयंस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मेटल। इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था, आपको ईएमएफ निकालना है सेल का। ईएमएफ निकालने के लिए according to Nernst equation, E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log Mn upon Mn plus, ठीक है। ये इक्वेशन हमने नर्स्ट इक्वेशन ले ली, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में ये हो जाएगा 1.54 माइनस 0.0591। अच्छा ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे E नॉट गिवन होगा। E नॉट सेल का आपको यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, जो कि है 1.54 वोल्ट्स, राइट, ये गिवन है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, 1.54 माइनस इसको आप R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन 2 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं इस रिएक्शन में। n की वैल्यू हमने 2 रख ली। log टू द बेस 10 Mn अपॉन Mn प्लस, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, इसको हम प्रोडक्ट मानेंगे और इसको हम रिएक्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये सॉलिड मेटल्स हैं। इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी तो ये 1 मानी जाती है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी मेटल इज कंसिडर्ड एज 1, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड नेग्लेक्ट करके चलते हैं, सिर्फ हम फोकस करेंगे आयनिक स्पेशीज पे। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट जो है वो हमारा क्या है, Zn2 प्लस है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, तो 0.2 हमने ऊपर रखा। जो रिएक्टेंट है वो हमारा क्या है, सिल्वर है आयनिक फॉर्म में, तो ये है 0.002। इसको हमने रखा है यहाँ पे 0.002, ठीक है। इसका भी बल्कि यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कैसे होगी, Ag प्लस दिस इज स्क्वायर, ट्वाइस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपकी, एल्यूमिनियम आयंस है जो कि आयरन के साथ में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं, आयरन के आयंस बना रहे हैं और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे E नॉट सेल आपको गिवन है -1.62, और क्या दे रखा है आपको, कंसंट्रेशन देख रखी है एल्यूमिनियम की और आयरन के आयंस की, ये है 1.2 एंड 2.5 मोलर रेस्पेक्टिवली। क्या कैलकुलेट करना है आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम नर्स्ट इक्वेशन की यूज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन में देखिए E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए प्रोडक्ट इसमें क्या है, प्रोडक्ट है आपका आयरन के आयंस और एल्यूमिनियम, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, और रिएक्टेंट क्या है, एल्यूमिनियम आयंस एंड आयरन, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन कंसंट्रेशंस को 1 रखा गया। देखिए ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी 1 है, तो ये हमारी रिएक्शन जो ये लिख रखी है ये हो जाएगी E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 दिस अपॉन दिस, ठीक है। ये हमें गिवन है,
इनकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, ई नॉट भी हमें प्रोवाइडेड है, उनकी सबकी वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -1.62 गिवन है हमें, -0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10। आयरन और एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन क्या है 2.5 और 1.2, ये भी गिवन है, देखिए 2.5 एंड 1.2। ये सॉल्व करने के बाद में आपकी जो वैल्यू आएगी वो है -1.6263 वोल्ट्स। अब देखिए माइनस में आई है, ईएमएफ जो सेल का आया है, ई सेल जो आया है वो माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस ई सेल इज नेगेटिव, so this reaction is not feasible। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, calculate the EMF of Daniell cell at 25 degrees when the concentration of zinc sulfate and copper sulfate are 0.001 and 0.01 molar respectively. The standard potential of the cell is 1.1 volts। अगेन जो चीजें हमें दे रखी हैं वो हमने यहाँ पे नोटिफाई कर ली है। ई नॉट सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर। ठीक है, जिंक सल्फेट इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, Zn2+ की कंसंट्रेशन है ये, और कॉपर सल्फेट इसका मतलब ये हमारी Cu2+ की कंसंट्रेशन है, ये हमें गिवन है। तो अपनी नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10, ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमें गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 दे रखी है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, और ये जिंक की कंसंट्रेशन 0.001 दे रखी है आपको, कॉपर की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर दे रखी है। ये सब वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, राइट। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा log 0.1, और log 0.1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1। ये रख ली हमने वैल्यूज, ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो ये हमारा आ जाएगा, ई सेल जो है वो आ जाएगी हमारी 1.1295 वोल्ट्स। ई नॉट सेल नहीं होगा, ये ई सेल होगा, दिस इज ई सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए नर्स्ट इक्वेशन के यूजेस क्या क्या हैं। नर्स्ट इक्वेशन से एक तो आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको सेल पोटेंशियल गिवन है आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन है और किसी एक प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है, आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम ये सब चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सेल है वो फिजिबल है या नहीं है, रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई सेल अगर आपकी नेगेटिव आ रही है नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करके, इसका मतलब रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर सेकेंडरी बैटरीज, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, गिव द रिएक्शंस ऑफ लेड एसिड बैटरी व्हेन इट वर्क्स लाइक गैल्वेनिक सेल। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो हमारी लेड एसिड बैटरी है ये गैल्वेनिक सेल की तरह से भी काम करती है और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से भी काम करती है। लेड एसिड बैटरी जो हमारे घर में इन्वर्टर्स हम यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरी ही होती हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, लेड एसिड बैटरी में जो केमिकल्स हैं वो रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो तब ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगी, यानी डेनियल सेल की तरह। और जब लाइट आ जाती है तो क्या होता है, ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है।
ठीक है। गैल्वेनिक सेल के दौरान क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रही है। अब क्या हो रही है, ये चार्ज हो रही है। तो चार्जिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है लेड एसिड बैटरी को, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी केमिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो जब आपसे पूछा जाए कि लेड एसिड बैटरी की वो वाली रिएक्शंस लिखिए जब ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है, तो आप कौन सी रिएक्शंस लिखेंगे, जब ये डिस्चार्ज हो रही है, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए बैटरी क्या होती है, बैटरी कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस consisting of one or more electrochemical cells which can be charged with an electric current and discharged whenever required। तो बैटरी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जो कि बनी होती है एक या ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को सीरीज में कंबाइन करके, और ये क्या करती है, इसको चार्ज किया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट से और डिस्चार्ज हो जाती है ये जब भी हमें उससे इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, तब ये डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। बैटरीज आर वाइडली यूज्ड टू पावर स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, रिमोट्स एंड फ्लैश लाइट्स। तो ये बैटरीज कहाँ कहाँ यूज की होती हैं वो आप सबको पता है, इसके यूसेजेस। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। बैटरीज दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। डिफरेंस देखिए, मेजर डिफरेंसेस जो है वो क्या है, प्राइमरी बैटरी नॉट रिवर्सिबल, दीज आर नॉट रिचार्जेबल। प्राइमरी बैटरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार ये डिस्चार्ज हो जाए तो इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इनको हम फेंक देते हैं, यानी यूज एंड थ्रो कंसेप्ट पे ये चलती हैं। जबकि सेकेंडरी बैटरीज जो हैं ये रिवर्सिबल होती हैं, यानी इनको रिचार्ज किया जा सकता है, दे कैन बी इजीली चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल सप्लाई। प्राइमरी बैटरी इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं इनके अंदर, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। प्राइमरी बैटरीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस, जबकि सेकेंडरी बैटरीज इनको हम मोर देन वन टाइम, यानी अगेन एंड अगेन इनको हम यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरीज के अंदर कोई फ्लूइड नहीं होता सेल्स में, इसीलिए इनको ड्राई सेल्स भी बोला जाता है। जबकि सेकेंडरी बैटरीज में यहाँ पे वेट सेल्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर लिक्विड या सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, मोल्टन सॉल्ट होता है इनके अंदर, लिक्विड सेल्स विद डिसिमिलर कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं दोनों में। देन लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए लेड एसिड स्टोरेज बैटरी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वोल्टेज सेल एंड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज्ड इन इन्वर्टर्स, कार बैटरीज। ये इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी होती है ये, इसको रिचार्ज किया जा सकता है। इसको लेड एसिड बैटरी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड है, और जो प्लेट्स हैं यानी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बने हुए होते हैं बेसिकली लेड के, इसीलिए इसको लेड एसिड स्टोरेज बैटरी कहा गया है। कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे एनोड जो है वो प्योर लेड का बना है, लेड की ग्रेड्स है हमारे पास। कैथोड भी लेड का बना हुआ है और उसके ऊपर कोटिंग होती है लेड डाइऑक्साइड की, PbO2। तो यहाँ पे लेड जो है वो एनोड की तरह से काम करेगा और PbO2 जो है वो काम करेगा कैथोड की तरह से। इसको क्या बोलते हैं, लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या है इसमें, जैसा हमने कहा एसिड का सॉल्यूशन है, तो ये 28 to 30% सॉल्यूशन होता है H2SO4 का, जिसकी डेंसिटी है 1.31 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मास जो है ये बाय मास होता है 38%। अब ये डेंसिटी जब 1.2 पे आ जाती है तब हम कहते हैं कि सेल रिचार्ज मांग रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है या ये पूरी बैटरी जो है ये कहाँ रखी होती है, हार्ड रबर या प्लास्टिक के कंटेनर में रखी होती है, जिसको हम कहते हैं इबोनाइट, पॉलीमर होता है ये, इबोनाइट का केस है। बैटरी कंसिस्ट ऑफ 6 सच सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, और हर सेल का जो वोल्टेज है वो कितना होता है, EMF जो है वो 2 वोल्ट है। एक सेल का EMF 2 वोल्ट है, तो 6 सेल हमने कनेक्ट कर रखी है सीरीज में, तो उसका EMF कितना हो जाएगा बैटरी का, 12 वोल्ट, 6 to 12, 12 वोल्ट की ये बैटरी बन गई हमारी। कैथोड और एनोड की जो प्लेट्स हैं वो ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है, मतलब एक कैथोड एक एनोड, एक कैथोड एक एनोड, इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। और सेपरेटेड होते हैं ये आपस में थिन परफोरेटेड प्लास्टिक से या फाइबर ग्लास से। प्लास्टिक लगी होती है बीच में जिनमें पोर्स होते हैं, ठीक है।
वर्किंग देखिए किस तरीके से होगी, H2SO4 जो है यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिस्चार्जिंग के दौरान यूज किया जाता है, रिएक्शन में यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से एसिड का जो लेवल है बैटरी के अंदर वो फॉल कर जाता है, कम हो जाता है। When the density falls below 1.20 grams per centimeter cube, the battery needs recharging. तो ये डेंसिटी जो है 1.3 से जब गिर के 1.2 रह जाती है तो उस पे हम इसको रिचार्ज करते हैं। Also, precipitate of lead sulfate is formed during discharging, which completely covers both the anode and cathode. As a result, cell stops working. Then it needs to be recharged. अब जब ये रिएक्शंस चल रही होती हैं डिस्चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी रिएक्शंस चल रही हैं। तो रिएक्शंस के दौरान क्या प्रोडक्ट बनता है, लेड सल्फेट बनता है PbSO4 सॉलिड फॉर्म में। और ये जो PbSO4 है ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी एनोड को और कैथोड को कवर कर लेता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन रहा है सॉलिड स्टेट में। अब जब वो कवर हो जाएंगे इलेक्ट्रोड्स तो क्या होगा, अब सेल काम करना बंद कर देगी, तो फिर क्या होगा, अगेन इट विल बी रिचार्ज्ड। रिचार्जिंग में क्या होगा, यही लेड सल्फेट जो सॉलिड प्रोडक्ट हमारा बना है ये वापस कन्वर्ट होगा इसके लेड में और लेड डाइऑक्साइड में, इसीलिए ये रिचार्ज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड फॉर्म में है और उसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू रिएक्टेंट्स। देखिए रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये इट acts as galvanic cell and the following chemical reactions occur. Lead sulfate is formed at both the electrodes. जब डिस्चार्जिंग चल रही होती है तो एनोड और कैथोड दोनों पे ही जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, लेड सल्फेट बनता है। एनोड पे देखिए क्या रिएक्शन होगी, लेड कन्वर्ट होता है लेड के आयंस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके, और ये जो लेड के आयंस बने हैं ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फेट आयंस के साथ में। H2SO4 से सल्फेट आयंस मिले हमें, सल्फेट आयंस के साथ में रिएक्ट करके ये बना देगा लेड सल्फेट, और जो रिएक्शन हमारी होगी इन दोनों को ऐड करके वो क्या बनेगी, लेड कंबाइंस विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म लेड सल्फेट बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एनोडिक रिएक्शन होगी। कैथोड पे देखिए क्या होता है, कैथोड पे हमारा जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है वो क्या है, या जो इलेक्ट्रोड है वो कवर्ड है लेड डाइऑक्साइड से। ये लेड डाइऑक्साइड H+ आयंस के साथ में, एसिड के जो H+ आयंस हैं उनके साथ में रिएक्ट करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड के आयंस में बाय रिलीजिंग वाटर। और ये जो लेड के आयंस बने हैं ये फिर रिएक्ट करते हैं सल्फेट आयंस के साथ में और बनाते हैं PbSO4। तो देखिए ये वाली रिएक्शन जो है एनोड और कैथोड पे कॉमन रिएक्शन है, सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड और लेड डाइऑक्साइड का डिफरेंस है। इनको भी हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, ये यहां से कट जाएंगे, गिव्स PbSO4 प्लस 2 वाटर। तो ये हमारी कैथोड की रिएक्शंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये कट गए यहाँ पे आयंस। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड करेंगे। इन दोनों रिएक्शंस को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस ये सल्फेट आयंस है, ये 4H प्लस आयंस है और सल्फेट आयंस है। अगर आप इनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, 2H2SO4 बन जाएगा। या अभी हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये हो गया लेड डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर 4H प्लस सल्फेट आयंस यानी 2 सल्फेट आयंस हो गए। प्रोडक्ट क्या बना है, ये लेड सल्फेट है, ये भी लेड सल्फेट है, तो 2 लेड सल्फेट बन गए, वाटर बन गया साथ में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ में रिलीज होती है एनर्जी। तो ये जो रिएक्शंस है ये हैं व्हेन लेड एसिड स्टोरेज बैटरी इज वर्किंग एज अ गैल्वेनिक सेल। अब हम देखेंगे जब इसको रिचार्ज किया जाता है, यानी जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करती है तो रिएक्शंस क्या होंगी। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यही रिएक्शंस अगर आपको याद हो गई हैं तो रिचार्जिंग के दौरान एनोड को आप कैथोड लिखेंगे, कैथोड को आप एनोड लिखेंगे, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एनोड की जगह कैथोड लिखेंगे, कैथोड की जगह एनोड लिखेंगे। ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्स हो गई है ना, और साथ में क्या होगा, ये रिएक्शंस भी रिवर्स हो जाएंगी, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, सब कुछ रिवर्स कर देना है। अब इसमें अब देखिए दिस इज ड्यूरिंग रिचार्जिंग या चार्जिंग,
अब ये कैसा बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो रिएक्शंस हमारी एनोड वाली थी वो ये थी, जो रिएक्शंस हमारी कैथोड वाली थी वो ये थी, और ये भी कैसे थी, ये ऐसे थी। लेड यहाँ था, लेड के आयंस और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, Pb+2 और सल्फेट इधर था, PbSO4 इधर था, यानी एवरीथिंग इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो अब हमारे कैथोड पे जो रिएक्शंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, Pb+2+2 इलेक्ट्रॉन्स ये कन्वर्ट होगा लेड में, लेड सल्फेट कन्वर्ट होगा लेड के आयंस में, और सल्फेट आयंस रिलीज होंगे। इनको ऐड कर देंगे तो लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके लेड और सल्फेट आयंस रिलीज करेगा। ये कैथोड पे है। एनोड पे देखिए क्या है, लेड के जो आयंस हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, लेड डाइऑक्साइड बनाएंगे, H+ आयंस रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। लेड सल्फेट लेड आयंस में और सल्फेट आयंस में टूटेगा, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा लेड सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव लेड डाइऑक्साइड, H+ एंड सल्फेट आयंस आर रिलीज, यानी H2SO4 बनता है और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इनको आप ये जो ओवरऑल रिएक्शंस हैं एनोड और कैथोड की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, दो मॉलिक्यूल्स लेड सल्फेट के रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, लेड डाइऑक्साइड प्लस 4H प्लस सल्फेट आयंस प्लस Pb प्लस सल्फेट आयंस। ये हमारी नेट रिएक्शन होगी व्हेन द सेल इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर हम देखें चार्जिंग ये लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम, तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रोड्स दिए में एनोड एंड कैथोड, ऑल्टरनेट मैनर में है ये। ठीक है, ये आपका हो गया, दिस इज लेड पर ऑक्साइड यानी लेड डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं PbO2। ये क्या है, कैथोड। लेड जो है वो क्या है, Pb, ये क्या है, एनोड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जब ये गैल्वेनिक सेल की तरह से काम कर रही है, तो ये एनोड है, ये कैथोड है। ये जो है बीच में ये क्या है, ये सेपरेटर्स हैं, और यहां पे ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया लेड एसिड बैटरी का। During recharging, cell operates like an electrolytic cell. Lead sulfate formed is used up during the recharging. तो lead sulfate जो बना है वो recharging के दौरान utilize कर लिया जाता है। Recharging is done by passing an external EMF greater than 2 volts. तो recharge जब हम कर रहे होते हैं बैटरी को, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल EMF इसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 2 वोल्ट से ज्यादा होगी। Electrode reactions are reverse of both during the discharging. Cell could be recharged because solid lead sulfate is formed during discharging, which acts as reactant in recharging. तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गैल्वेनिक सेल की तरह से जब ये काम करता है तो इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, लेड सल्फेट, और यही लेड सल्फेट कन्वर्ट होता है फिर लेड और लेड डाइऑक्साइड में जब ये रिवर्स काम कर रही होती है। The net cell reaction during charging and discharging process for a cycle is, अब ये पूरा हमने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का दे दिया है। लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 आर कन्वर्टेड इनटू लेड सल्फेट एंड वाटर। ये रिएक्शन कब चलेगी, जबकि ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रही है, और रिवर्स रिएक्शन कब चलेगी, जबकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से काम कर रही है। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्चार्जिंग, और यहाँ पे है ये चार्जिंग। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारी बैटरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल को और क्या बोला गया है, ड्राई सेल भी बोला जाता है। लेक्लांचे सेल और ड्राई सेल और जिंक कार्बन ड्राई सेल इज अ वोल्टेक सेल। प्राइमरी सेल है ये। प्राइमरी सेल जैसा कि अब आप जानते हैं यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है, एक ही बार यूज किया जा सकता है इसको। इट इज कॉल्ड ड्राई सेल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी मोबाइल और लिक्विड फेज। इसमें कोई भी लिक्विड फेज नहीं होता, कोई भी मोबाइल फेज नहीं होता, इसी वजह से इसको ड्राई सेल बोला गया है। कंस्ट्रक्शन देखिए, एनोड जो है वो जिंक का कैन है। बाहर आपने सेल देखी होंगी जो टॉयज में यूज करते हैं, दीवार घड़ी में यूज करते हैं, तो वो सेल कैसी होती है, बाहर उनमें एक मेटल का कंटेनर होता है, कवरिंग होती है, वो क्या होती है, वो जिंक की कैन होती है, और वो एनोड का काम करती है। कैथोड क्या है, ग्रेफाइट की रॉड है जो कि सेंटर में होती है।
तो कैथोड देखिए क्या होगा, कैथोड है ग्रेफाइट की रॉड जो कि सेंटर में रहती है इस सेल के, और वो सराउंडेड रहती है बाय द पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, अमोनियम आयंस, अमोनियम एंड जिंक क्लोराइड्स एंड कार्बन ब्लैक, इनसे वो सराउंडेड होती है हमारी कैथोड। प्रिंसिपल देखिए क्या है, लेक्लांचे सेल जो है ये एक प्राइमरी वोल्टेज सेल है। इट डजंट कंटेन मोबाइल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बट कंटेन्स मॉइस्ट विस्कस एक्वस पेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्ट विस्कस यानी सेमी सॉलिड पेस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये इरिवर्सिबल वोल्टेज सेल होती है जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल जिंक वेसल विच सर्व्स एज एनोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये जो देखिए बाहर का जो ये कंटेनर आप देख रहे हैं ये जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड की तरह से काम करेगा। नेक्स्ट देखिए, जिंक वेसल कंटेन्स अ पोरस पेपर बैग कंटेनिंग एन इनर्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। इसके अंदर ये एक पोरस पेपर बैग है, पोरस मतलब जो जिसमें पोर्स होते हैं। तो ये एक पोरस पेपर बैग है जिसके सेंटर में आप देखते हैं ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है जो कि कैथोड की तरह से सर्व करता है, और यहाँ पे ये चारों तरफ से सराउंडेड है बाय द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट है MnO2 और कार्बन ब्लैक का, ये ग्रेफाइट का कैथोड हो गया हमारा। दिस पेपर बैग डिवाइड्स द ड्राई सेल इनटू 2 कंपार्टमेंट्स नेमली एनोड एंड कैथोड कंपार्टमेंट्स। तो ये जो पोरस बैग है ये हमारी पूरी सेल को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, यानी एनोड और कैथोड में डिवाइड कर रहा है। ये कैथोड है, ये बाहर का ये एनोड है। जो बची हुई सेल है हमारी, ये जो एरिया है, ये इसके अंदर मॉइस्ट पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करते हैं जिंक के लिए। जो हमारा जिंक एनोड है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करता है ये पेस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो ये देखिए ये इसका डायग्राम है, ये जिंक का कंटेनर है, यहाँ पे पोरस बैग यहाँ पे लगा हुआ है, बीच में ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो पेस्ट है वो है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का, और यहाँ बाहर की तरफ जो पेस्ट है वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है ग्रेफाइट के लिए, और यहाँ बाहर जो ये है पेस्ट ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है एनोड के लिए। ये नेगेटिव पोल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव पोल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और यहाँ पे आप देखते हैं ये मेटल की कैप होती है। The graphite rod is fitted with a metal cap and the cell is sealed to prevent the drying of moist paste by evaporation। तो ये जो ग्रेफाइट की रॉड है यहाँ पे एक ये मेटल की कैप लगा दी जाती है, ये जिससे कि ये सील हो जाए, यानी कि ये जो पेस्ट है हमारा ये सूखे ना। रिएक्शंस देखिए किस तरीके से होती हैं। एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक का होगा। जिंक एनोड की तरह से काम कर रहा है, जिंक कन्वर्ट होता है जिंक के आयंस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पे होगा? ग्रेफाइट का होगा, कैथोड की तरह से जो काम कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं जिंक से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड फ्लो टुवर्ड्स द कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। हाइड्रोजन इन NH4+, अमोनियम क्लोराइड है ना हमारे पास, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस किया जाता है इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विच रिड्यूसेस MnO2 एंड N2O3। MnO2 को मैंगनीज डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है इनटू Mn2O3। तो रिएक्शंस देखिए कैसे चलती हैं। ये अमोनियम क्लोराइड है, आपको बताया गया है यहाँ पे हाइड्रोजन इन अमोनियम आयंस इज रिड्यूस्ड टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये जो अमोनियम आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, और यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे अमोनिया बनता है, राइट। ये जो हाइड्रोजन बना है ये रिएक्ट करेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ में और क्या बनाएगा Mn2O3 और साथ में वाटर रिलीज करेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएंगी? आप ओवरऑल रिएक्शन में इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जिंक प्लस अमोनियम आयंस प्लस 2MnO2। यहाँ पे हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ जिंक, अमोनियम आयंस और MnO2 लेफ्ट साइड में होंगे और राइट साइड में क्या होगा? जिंक के आयंस, अमोनिया और Mn2O3 एंड वाटर। ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। जिंक के जो आयंस हैं ये किसके साथ में रिएक्ट करते हैं? जो ये अमोनिया यहाँ पे रिलीज हुई है और ये जो जिंक आयंस है ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं।
जिंक आयंस रिएक्ट विद अमोनिया एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो जिंक आयंस अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। ये है ZnNH3 2+ चार्ज है इसके पास। अब क्योंकि जिंक आयंस आपके अवेलेबल नहीं है, ये यूटिलाइज हो गए ये कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्स नहीं हो सकती। भाई रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास में जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो आप वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ही तो आपकी जो सेल है वो रिवर्सिबल होगी। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो जिंक आयंस है, ये आगे रिएक्ट कर गए अमोनिया के साथ में, इन्होंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, अवेलेबिलिटी नहीं है जिंक आयंस की, इसी वजह से ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता इस सेल को। यूजेस देखिए, दीज आर यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशंस। मेडिकल डिवाइसेस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि न्यूरो स्टिमुलेटर्स में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, लिथियम बैटरीज आर वाइडली यूज्ड। दे आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स फॉर सप्लाइंग फिक्स्ड वोल्टेज फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन एंड स्टैंड बाय फंक्शंस। एप्लीकेशंस कहाँ पे है इनकी? द एनर्जी आउटपुट ऑफ लिथियम सेल इज 2 to 4 times बेटर देन दैट ऑफ कन्वेंशनल जिंक एनोड बैटरीज। लिथियम बैटरीज, अच्छा ये भी लिथियम बैटरीज के रिगार्डिंग है, तो ये भी हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ये जो हमें दे रखा है दिस इज वो लिथियम बैटरीज के लिए था। हमने पढ़ा है यहाँ पे अपनी लेक्लेंचे सेल। तो लेक्लेंचे सेल को आप जानते हैं, आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है? टॉयज में यूज होते हैं, ये वॉल क्लॉक्स में यूज होते हैं, और बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उनमें यूज होते हैं। तो ये आप एप्लीकेशंस दे सकते हैं लेक्लेंचे सेल के। लेक्लेंचे सेल कभी भी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है AKTU में, बट दैट डज नॉट मीन कि नहीं पूछी जाएगी। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी हालांकि रिपीटेडली हर सेमेस्टर में पूछी जाती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 18-19 से लेके 23-24 तक देखिए लगातार ये पूछा जाता रहा है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन जो है वो हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से या हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म से। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो है ये जनरली देखा गया है एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में फॉलो होता है, जबकि जो हमारा हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म है वो फॉलो होता है एसिडिक मीडियम्स में। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, जब भी आयरन जो है वो कॉन्टैक्ट में होती है एयर के और न्यूट्रल मीडियम के, तो कोरोजन जो है वो चलता है इन रिएक्शंस के थ्रू। एनोड पे जो रिएक्शन होगी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? आयरन का होगा। आयरन कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। कोई भी मेटल हो, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो मेटालिक आयंस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। कैथोड पे देखिए क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, तो जो ये हमारे आयंस बने हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाएंगे कैथोड पे, और क्या होगा? ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है, यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन चलेगी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद दीज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोक्सी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आयरन प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आयरन आयंस एंड ferrous ions and hydroxy ions, Fe+2 and 2OH-। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? FeOH2, जिसको हम फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इनफ क्वांटिटी में है, तो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है ये कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में। रस्ट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है? Fe2O3.x मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको येलो डस्ट बोला गया है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, कम है ऑक्सीजन, तो जो बनता है प्रोडक्ट वो बनता है ब्लैक मैग्नेटाइट। उसका फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3.FeO.6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसको कहा जाता है ब्लैक मैग्नेटाइट। ये डायग्राम है हमारे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का। आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा एक मेटल है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये हमारा मीडियम है, एल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन की कांटेक्ट में है आयरन।
ये आयरन का ऑक्साइड है, ऊपर जो लेयर लगी हुई है ये आयरन की ऑक्साइड है, और ये छोटा सा एरिया जो है ये वो है जहां पे कि ये लेयर हट गई है। तो जहां लेयर हटी है वो काम करेगा एनोड की तरीके से, बाकी सारा जो कवर्ड है आयरन का स्ट्रक्चर वो काम करेगा कैथोड की तरह से। एनोड पे जो रिएक्शन हुई है वो आपने देखी थी, क्या थी? Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है वो ये हुई है, हाफ ऑक्सीजन वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट टू फॉर्म 2 हाइड्रोक्सी आयंस। ये आयरन ऑक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, ये आयरन ऑक्साइड की लेयर है, ये ऑक्साइड लेयर का क्रैक है। तो ये जो है ये आपका डायग्राम है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म का। यहाँ पे एनोडिक एरिया छोटा है, कैथोडिक एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ कोरोजन जो है वो काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारा एसिडिक मीडियम में चलता है ये हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू ही कोरोड होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए एनोड की रिएक्शन सेम होगी, आयरन कन्वर्ट्स इनटू आयरन आयंस, फेरस आयंस बनाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी? H+ आयंस, क्योंकि एसिडिक मीडियम है H+ की अवेलेबिलिटी है, तो ये H+ आयंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी हमारी आयरन प्लस 2H+ गिव्स Fe2+ एंड H2, ये हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये बड़ा हिस्सा है, ये जो बड़ा हिस्सा है ये एनोड है और छोटा सा ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे होने वाली रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी, एनोड पे होने वाली रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी। और ये क्या है? ये एसिडिक मीडियम है, H+ आयंस की अवेलेबिलिटी जहाँ पे रहेगी, और ये हमारा आयरन का मेटल है। ये मैकेनिज्म है वेट कोरोजन बाय हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम में चलेगा। एनोडिक एरिया यहाँ पे बड़ा है और कैथोडिक एरिया छोटा है, तो कोरोजन जो है वो थोड़ा स्लो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सैक्रिफिशियल एनोडिक एंड इम्प्रेस्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन जो मेथड है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एंटायर मेटल टू बिहेव लाइक कैथोडिक सिंस corrosion occurs at anode and cathode remains unaffected. This can be achieved by 2 methods as follows: sacrificial anodic protection and impressed current cathodic protection. तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जिस भी मेटल को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको किसी ना किसी तरीके से हमें कैथोड में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि कैथोड क्या होता है? कैथोड का कोरोजन नहीं होता, कैथोड पे रिएक्शन नहीं होती, जो एनोड होता है उस पे रिएक्शन चलती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कोरोजन होगा एनोड का, और कैथोड जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल ही ये है कि द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज कन्वर्टेड इनटू कैथोड समहाउ और द अदर। और कैसे कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन एंड इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन देखिए क्या होता है, यहाँ पे मेटल स्ट्रक्चर जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसे हम बेस मेटल कहेंगे, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ में। जो ज्यादा एक्टिव मेटल है वो एनोड बन जाएगा, उसका कोरोजन होगा, which acts as anode and the base metal acts as cathode. Thus the base metal is protected and the corrosion occurs at anodic metal. ठीक है, since the anodic metals are sacrificed to protect the metal structure, this method is known as sacrificial anodic method. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम willingly एक रिएक्टिव मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं अपने बेस मेटल के साथ में, क्योंकि हमें पता है वो एनोड बनेगा और वो रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा, तो उसका सैक्रिफाइस किया जा रहा है। इसीलिए इस मेथड को कहा गया है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। न्यू एनोड्स रिप्लेस द एग्जॉस्टेड सैक्रिफिशियल एनोड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो जब भी हमने दिखाई देता है कि एनोड जो है वो खत्म होने वाला है या रिएक्ट हो चुका है, उसको हम नए एनोड से रिप्लेस कर देते हैं। The most commonly used sacrificial anodes are zinc, magnesium and aluminium. सारे के सारे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। हमेशा जिस मेटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में उसको कनेक्ट करेंगे जिससे वो एनोड बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, मैग्नीशियम ब्लॉक इज कनेक्टेड टू इट। Similarly, magnesium bars are fixed to the slides of ocean-going ships for controlling corrosion. एप्लीकेशन देखिए सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन का क्या है? टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, बरीड पाइपलाइंस जो है उनको कनेक्ट कर दिया जाता है मैग्नीशियम के ब्लॉक के साथ में। इसी तरीके से शिप हल्स जो हैं या दूसरी मेरीन डिवाइसेस जो हैं जो पानी में चलती हैं डिवाइसेस,
उनको भी इसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। वाटर टैंक्स जो हैं उनके अंदर भी जिंक या मैग्नीशियम की रॉड्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है उससे, जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है ज्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ में। सैक्रिफिशियल एनोड का ये काम करेगा। तो अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो देखिए ये है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी करंट की डायरेक्शन हमारी ये होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं वो ये रिलीज करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, प्रोटेक्टिव करंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल बाय सैक्रिफिशियल एनोडिक मेथड। नेक्स्ट मेथड देखिए, दिस इज इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड एन इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू नलिफाई द कोरोजन करंट एंड कन्वर्ट द कोरोडिंग मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे जो भी चल रहा था उसमें क्या किया जाता है, बाहर से हायर वोल्टेज का करंट सप्लाई किया जाता है, डायरेक्ट डीसी सोर्स से या एसी सोर्स से कनेक्ट सप्लाई किया जाएगा हायर वोल्टेज। तो क्या होगा, अब एनोड जो था वो कैथोड बन जाएगा, कैथोड जो था वो एनोड बन जाएगा। इंप्रेस किया गया है करंट, द इंप्रेस्ड करंट इज स्लाइटली हायर देन द कोरोजन करंट, thus the anodic corroding metal becomes cathodic and protected from corrosion. The impressed current is taken from a battery or rectified on AC line. The impressed current protection method is used for water tanks, water and oil pipelines, ट्रांसमिशन लाइन, टावर्स एक्सेट्रा। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है और ये हमारा एनोड है। यहाँ पे आपने रेक्टिफायर लगा दिया तो अब देखिए ये प्रोटेक्टिव करंट जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो कैथोड था वो एनोड बन गया, जो एनोड था वो कैथोड बन गया। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया बाहर के करंट सोर्स के साथ में। एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे है, यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाटर टैंक्स, वाटर एंड ऑयल पाइपलाइंस, ट्रांसमिशन लाइन, टावर्स एक्सेट्रा। Next question, how can corrosion be minimized by proper design? How can anodic and cathodic metallic coating help in protection against corrosion? Corrosion को आप कैसे minimize कर सकते हैं proper design के through? corrosion को हम minimize कर सकते हैं proper designing से, यानी जो भी आप क्या करना चाहिए, apparatus यूज कर रहे हैं, जो भी जिस भी मेटल के साथ काम कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर डिजाइनिंग दे तो काफी हद तक आप कोरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो फैक्टर्स कंसिडर करने हैं हमें प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए वो हैं, द कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट मेटल्स एंड एलॉयज शुड नॉट बी मेड स्पेशली इफ दे आर फार अपार्ट इन दी गैल्वेनिक सीरीज। जो गैल्वेनिक सीरीज है, गैल्वेनिक सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जैसी ही होती है, उसमें गैल्वेनिक सीरीज में मेटल्स और उनके मेटलॉइड्स अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में था। लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो है उनकी कोरोडिंग टेंडेंसी के हिसाब से, एक्चुअल कोरोडिंग टेंडेंसी जो उनकी होती है उसके हिसाब से उनको अरेंज किया गया है। तो गैल्वेनिक सीरीज में हम ऐसा कोशिश करते हैं कि दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट ना करें, क्योंकि जैसे ही हम दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनिक सेल बन जाती है। एक 100% एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा, यानी एक मेटल का कोरोजन होना तय है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी डिजाइन हम बना रहे हैं उसमें एक ही मेटल के साथ काम करें, दो मेटल्स को कांटेक्ट में ना लाएं। लेकिन अगर इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें दो मेटल्स के साथ काम करना ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके बीच में इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हमें लगानी ही है। इलेक्ट्रिकली वो इंसुलेटेड हों, एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। नेक्स्ट है, अगर दो डिसिमिलर मेटल्स जो है कॉन्टैक्ट में हैं और तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखना है कि एनोड हमारा छोटा रहे और कैथोड जो है वो हमारा, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, एनोड बड़ा होना चाहिए, कैथोड छोटा होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि एनोड गलता है, एनोड का कोरोजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, कैथोड इन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है। तो अगर हमें कोरोजन मिनिमाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैथोड को छोटा कर दीजिए। कैथोड के पास छोटा होते के साथ ही उसकी इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कम रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब एनोड को कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने पड़ेंगे, यानी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, कोरोजन मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम इस डिसिमिलर मेटल्स को कॉन्टैक्ट में ला ही रहे हैं तो हमें क्या करना है, एनोड बड़ा रहना चाहिए और कैथोड हमारा छोटा होना चाहिए। The presence of crevices between adjacent part of structures, even in the case of
सेम मेटल्स शुड बी अवॉइडेड। क्रेवाइसेस मतलब होते हैं जहां पे कि इस तरीके के वी शेप जगह बन जाती है। देखिए ऐसे, ये हमारा मेटल है और यहाँ पे ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर कुछ बन जाए, जगह रह जाए बीच में, तो इसको हम कहते हैं क्रेवाइस। तो ये क्रेवाइसेस जो है ये नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कोरोजन होने की। डस्ट पार्टिकल्स, मॉइस्चर सब यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये एरिया एनोड का काम करना शुरू कर देता है। तो प्रेजेंस ऑफ क्रेवाइसेस बिटवीन द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स इवन इन द केस ऑफ सेम मेटल, अगर मेटल सेम भी है तो भी ये क्रेवाइसेस हमें अवॉइड करनी है। वेल्डिंग इज अ बेटर ज्वाइनिंग टेक्निक देन मैकेनिकल फास्टनर्स। जैसे हम नट और बोल्ट यूज करते हैं उसकी जगह वेल्डिंग यूज करनी चाहिए। एज इन केस ऑफ वेल्डिंग देयर इज नो रिस्क ऑफ क्रेवाइस फॉर्मेशन। तो नट और बोल्ट जो होते हैं उनमें आप देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, वो क्रेवाइस बन जाता है, लेकिन वेल्डिंग में इस तरीके का कोई क्रेवाइस फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, डिजाइन शुड बी सच दैट रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर शुड बी एज लो एज पॉसिबल। स्टोरेज कंटेनर शुड बी डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड क्लीन्ड। तो मॉइस्चर जो है आप अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, तो हमारा डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए कि मॉइस्चर कम से कम यानी ना के बराबर रुके। जो हमारे स्टोरेज कंटेनर्स हैं उनका भी डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि काम करने के बाद में, खत्म होने के बाद में वो कंप्लीटली उनमें से पानी निकल जाए और वो बिल्कुल सूख जाए। शार्प कॉर्नर्स एंड बेंड शुड बी अवॉइडेड। किसी भी डिजाइन में हमें शार्प कॉर्नर्स नहीं रखने हैं, शार्प बेंड्स नहीं रखने हैं। डस्ट या सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन की प्रोबेबिलिटी रहती है। एनोडिक पार्ट जो है वो रेडिली रिप्लेस हो जाना चाहिए एंड शुड बी मेड थिकर फॉर लॉन्गर लाइफ। जहाँ पे भी हम कैथोडिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो एनोडिक एरिया हमारा कैसा होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, उसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। इंक्रीजिंग द पाइप डायमीटर्स, उनका डायमीटर हम बढ़ा दें अगर पाइप्स का, तो दिस हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। जो उनके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी घट जाती है, जिससे कि इरोजन खत्म हो जाएगा। इरोजन मतलब जब उसके कांटेक्ट में पानी बहता है तो साथ में उसकी कुछ पार्टिकल्स भी साथ में लेके बहता है मेटल के, उसको हम कहते हैं इरोजन। पाइपलाइन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड क्रेवाइसेस। पाइपलाइंस के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्रेवाइस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पानी कहीं पे भी ना रुके, जिससे डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन का खतरा ना रहे। डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन क्या होता है, जहां पे भी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाती है, एयर की कंसंट्रेशन डिफरेंट। मान लीजिए मेरे पास ये एक मेटल है और इसमें ये हिस्सा और ये हिस्सा, इन दोनों हिस्सों को ऑक्सीजन की सप्लाई अलग अलग मिल रही है, एक ही मेटल है, तो जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम मिल रही है वो एनोड बन जाएगा, जहां ज्यादा मिल रही है वो कैथोड बन जाएगा। तो एक ही मेटल में ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन यहाँ पे एनोड और कैथोड की फॉर्मेशन हो गई, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। एनोड और कैथोड बनते के साथ ही गैल्वेनिक सेल बन गई, रिएक्शन शुरू हो जाएंगी। द इक्विपमेंट शुड बी सपोर्टेड ऑन स्टैंड्स टू अलाउ सर्कुलेशन ऑफ एयर। हवा घूमती रहनी चाहिए वहां पे। देन इंसुलेशन ऑफ मटेरियल शुड बी प्रॉपर टू अवॉइड लीकेज ऑफ करंट। इंसुलेशन अच्छी तरीके से रखना है, करंट लीक नहीं होना। द साइट फ्रॉम विच द लीकेज टेक्स प्लेस बिकम्स एनोडिक एंड लीड्स टू कोरोजन, क्योंकि जहां भी करंट का लीकेज होगा वो हिस्सा एनोड का काम करेगा और कोरोजन शुरू हो जाएगा। Next is, what are corrosion inhibitors? Explain with example how anodic and cathodic inhibitors provides protection against corrosion. तो corrosion inhibitors देखिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है corrosion inhibitors, कोई भी ऐसी चीज जो corrosion की रोकथाम करे। तो corrosion inhibitors are those substances which reduce corrosion by retarding either anodic or cathodic reactions. किस तरह काम करते हैं ये, एनोड पे और कैथोड पे होने वाली रिएक्शंस की स्पीड कम कर देते हैं, उन्हें करीब करीब रोक देते हैं। तो ऐसी चीजें जो बाहर से ऐड की जाती हैं कोरोजन की रोकथाम के लिए, उन्हें हम कहते हैं कोरोजन इनहिबिटर्स। दो तरीके के होते हैं ये, एनोडिक इनहिबिटर्स एंड कैथोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं कोरोजन को बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयंस। तो यहाँ पे मेटल आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। एनोड पे आप जानते हैं ना कौन सी रिएक्शंस होती हैं, एनोड पे रिएक्शन होती है मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक आयंस
बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए एनोडिक इनहिबिटर्स किस तरह से काम करेंगे, ये मेटालिक आयंस की फॉर्मेशन को रोक देते हैं, एनोडिक रिएक्शंस को रोक देते हैं एंड देयरबाय रिटार्ड द कोरोजन प्रोसेस। कैसे होता है ये? This is achieved by addition of anions such as chromates, molybdates, tungstates etc. which combine with the metal ions formed at the anodic region। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे कोई एनायन ऐड कर दें, एनायन मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो कोई भी एनायन अगर हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना दे, मान लीजिए प्रेसिपिटेट बना दे, और ये जो सॉलिड प्रोडक्ट बना है ये एनोड को बिल्कुल पूरी तरीके से ढक ले, कवर कर ले, तो एनोड हमें अवेलेबल ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं होगी आगे। इस तरीके से ये काम करता है। दिस इज अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ एनायंस। ये एनायंस ऐड कर देंगे जिससे कि वो मेटल आयंस के साथ में रिएक्ट करके एनोडिक रीजन पे रिएक्शन कर जाए। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स व्हिच डिपॉजिट ऑन एनोडिक साइड एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द मेटल एंड द कोरोजन मीडियम। तो एनोड को ढक लेते हैं, इसकी वजह से वो बैरियर का काम करता है। मीडियम और एनोड यानी इलेक्ट्रोलाइट और एनोड कांटेक्ट में नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी, दस फर्दर कोरोजन इज प्रिवेंटेड। आगे देखिए कैथोडिक इनहिबिटर्स किस तरीके से काम करेंगे। दीज एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कैथोडिक रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन एल्कलाइन मीडियम। तो एनोड पे आपने देखा था एक ही रिएक्शन होती है, मेटल अपने आयंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन कैथोड पे आपने देखा था दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एसिडिक मीडियम में अलग होती है और न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में अलग होती है। तो दोनों में ही अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। आप देखिए एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन गैस बनती है ना, और किसकी अवेलेबिलिटी है? H+ आयंस की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे जो कैथोडिक इनहिबिटर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो डिफ्यूजन ऑफ H+ आयंस को स्लो कर देते हैं, इसके रेट को स्लो कर देते हैं थ्रू दी कैथोड एंड दस रिड्यूसेस कोरोजन। अब जब H+ आयंस की अवेलेबिलिटी ही बहुत कम रह गई या ना के बराबर रह गई तो ये रिएक्शन आगे नहीं चल पाएगी। क्या ऐड करेंगे इसके लिए हम? अमीन्स, मरकैप्टन्स, यूरियाज, थायोयूरियाज, ये काम करेंगे। न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है रिएक्शन में? ऑक्सीजन रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? ये हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये रिएक्शन चल रही है। अगर हम ऑक्सीजन को विड्रॉ कर लें तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम किस तरह काम करेंगे? कैथोडिक इनहिबिटर्स रिमूव ऑक्सीजन दैट इज बीइंग यूज्ड एट कैथोड देयरबाय रिड्यूसिंग कोरोजन। कैसे रिड्यूस करेंगे इसको, कैसे रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स ऐड करके। क्या हो सकते हैं वो? N2H4 जिसको हाइड्रोजीन कहा जाता है, या Na2SO3, ये ऑक्सीजन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं मीडियम से। तो इस तरीके से ये इनहिबिटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक मेटालिक कोटिंग्स। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, हाउ कैन कोरोजन बी प्रिवेंटेड बाय मेटालिक कोटिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मेटालिक कोटिंग आप जानते हैं क्या होता है, जब एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट किया जाता है उसको हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग, और ये कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो मेटालिक कोटिंग, इन मेटालिक कोटिंग्स वन मेटल इज कोटेड ऑन द अदर टू प्रिवेंट कोरोजन। दो तरीके की होती है ये, एनोडिक कोटिंग एंड कैथोडिक कोटिंग। एनोडिक कोटिंग को सैक्रिफिशियल कोटिंग भी कहा गया है। क्या होता है इसमें देखिए, बेस मेटल यानी जो मेटल हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बेस मेटल इज कोटेड विद द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव इन इट्स कंपैरिजन। तो बेस मेटल हमारा ये हो गया, और इसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो किसकी की जा रही है? मोर रिएक्टिव मेटल की। ये है मोर रिएक्टिव मेटल। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये एनोड बन जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है, और जो हमारा बेस मेटल है ये बन जाएगा कैथोड। तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग बेस मेटल सैक्रिफिशियली। इसको सैक्रिफाइस, ये अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा इसको बचाने के लिए। दिस इज नोन एज एनोडिक कोटिंग एज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोटिंग मेटल इज लेस देन दैट ऑफ बेस मेटल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल बेस मेटल से कम है, इसलिए ये एनोड का काम करेगा। इफ देयर आर पोर्स, क्रैक्स या ब्रेक्स इन सच कोटिंग, बेस मेटल इज नॉट कोरोडेड टिल ऑल द कोटिंग मेटल इज कंज्यूम्ड। अब मान लीजिए इसमें कहीं क्रैक आ जाता है या कहीं इसमें पोर्स हो जाते हैं, तो भी क्या होगा, ये एनोड ही रहेगा। जब तक ये अवेलेबल है तब तक ये एनोड की तरह से काम करता रहेगा और हमारा बेस मेटल कैथोड रहेगा।
तो थोड़ा सा भी अगर ये कोटिंग है तो भी हमारा मेटल सेफ रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जिंक, कैडमियम, एल्यूमिनियम, ये जनरली यूज किए जाते हैं सेक्रिफिशियल कोटिंग के लिए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गैल्वेनाइज्ड आयरन। आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। कैथोडिक कोटिंग देखिए, कैथोडिक कोटिंग को कहा जाता है नोबल कोटिंग। इसमें क्या होता है, बेस मेटल इज कोटेड विद अ मेटल विच इज लेस रिएक्टिव या मोर नोबल इन इट्स कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो हमारा बेस मेटल है उससे कम रिएक्टिव मेटल्स के साथ में उसकी कोटिंग की जाती है। तो जो जिससे हमने कोटिंग की है वो कैथोड रहेगा और हमारा बेस मेटल जो है वो एनोड रहेगा। पर क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर्ड है तो इसकी वजह से वो कोरोड नहीं होगा। Protects the base metal due to its noble character. It is also known as cathodic coating as the reduction potential of coating metal is more than that of base metal. अगर ऐसे में जो लेयर है ऊपर वाली जो कैथोड का काम कर रही है उसमें पोर्स हो या ब्रेक हो तो कोरोजन एकदम से बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि एनोड एक्सपोज हो गया तो एनोड की कोरोजन शुरू हो जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो रही है, स्मॉल एनोड बन जाएगा और लार्ज कैथोड बन जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर हमारे पास है, ये हमारा बेस मेटल है और ये हमारा कवरिंग मेटल है, अब यहाँ पे ये टूट गया तो ये जो है ये पर्टिकुलर पे एरिया ये हमारा एनोड का काम करेगा और ये पूरा बड़ा कैथोड है। तो छोटा एनोड है, कैथोड बहुत बड़ा है, बहुत तेजी से रिएक्शन चलेगी, लोकलाइज्ड कोरोजन जिसको हम बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसमें कौन कौन से यूज करते हैं हम, निकल, सिल्वर, क्रोमियम, लेड, ये सब नोबल मेटल्स हैं, इनको हम यूज करते हैं नोबल कोटिंग के लिए। एग्जाम्पल है कोटिंग ऑफ एसएन यानी टिन ऑन आयरन। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कि हम जिंक की कोटिंग लगाते हैं आयरन के ऊपर या स्टील के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग। सबसे कॉमन मेथड है इसको अप्लाई करने का हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, इन विच स्टील सेक्शंस आर सबमर्ज्ड इन द बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। स्टील के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जिंक के मोल्टन सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है और वो पूरी तरीके से कोट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखिए क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल आयंस माइग्रेट वाया सॉल्यूशन फ्रॉम अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू अ नेगेटिव वन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, मेटल आयंस जो है वो मूव करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। Electrical current passing through the solution causes objects in the cathode to be coated by the metal in the solution. तो जो इलेक्ट्रिकल करंट हम पास कर रहे हैं सॉल्यूशन के थ्रू, इसकी वजह से जो हमारा कैथोड पे जो ऑब्जेक्ट है वो कोट हो जाता है बाय दी मेटल इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मेटल अवेलेबल है, ठीक है, और ये एक हमारा कैथोड है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन में जो मेटल है वो कैथोड के ऊपर कोटिंग कर लेता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रस्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रस्टिंग ऑफ 1 kg ऑफ आयरन। यहाँ पे हमने रस्ट की फॉर्मेशन दिखाई है, जहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मोल्स आयरन के रिएक्ट करते हैं 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कंबाइनिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो गया Fe2O3.3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इनका मॉलिक्यूलर वेट हमने देख लिया, आयरन को मॉलिक्यूलर वेट होता है 55.85, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो हमारा रस्ट बना है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 213.7। अब आप देखिए ये जो है 55.85 ग्राम्स आयरन कितना रस्ट बनाती है, 213.7 ग्राम्स ऑफ रस्ट फॉर्मेशन करती है, या हम कह सकते हैं इतना केजी रस्ट बनाता है, राइट। तो हमसे पूछा गया है 1 kg बनाएगा कितना, तो आप देखिए ये जो kg है, दिस kg ऑफ आयरन, दिस अमाउंट ऑफ आयरन फॉर्म्स 213.7 kg ऑफ रस्ट। 1 kg बनाएगा कितना, 213.7 अपॉन 2 × 55.85 × 1, ऐसे हो जाएगा नहीं ये, देखिए ये रहा, और ये आ गया हमारा 1.94 kg रस्ट। तो यहाँ पे कोई भी अगर अमाउंट आपको दी गई है आपको इसी तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज पार्ट ऑफ नेल इनसाइड द वुड अंडरगोज कोरोजन इजिली। अगर आपके पास में कोई ट्री ट्रंक है, पेड़ का तना है, उसमें कोई कील है जो कि आधी पेड़ के तने के अंदर है और आधी बाहर है, तो कौन से एरिया का कोरोजन होगा और क्यों। तो इसका आंसर होगा कि जो हिस्सा कील का ट्री ट्रंक के अंदर है, पेड़ के तने के अंदर है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, बाहर वाले हिस्से को ऑक्सीजन फ्रीली मिल रहा है, तो जिसपे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है वो एनोड बनता है, उसका कोरोजन शुरू होगा। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एयरेशन कोरोजन।
डिफरेंशियल कंसंट्रेशन है ना, ऑक्सीजन की अंदर कम मिल रही है, बाहर ज्यादा है, डिफरेंस है कंसंट्रेशन में। तो इसकी वजह से the part of nail inside the wood is not exposed to atmospheric condition and becomes deoxygenated, thereby behaves as anode. So due to differential aeration, the part of nail inside the wood act as anode and undergoes oxidation and thus gets corroded. Next question, explain why a pure metal rod half immersed vertically in water starts corroding at the bottom. अगर आपके पास कोई प्योर मेटल रॉड है और उसको आपने किसी सॉल्यूशन में या वाटर में डिप कर रखा है आधा, इस तरीके से, ये आपका वाटर है और यहाँ पे आपने एक रॉड लगा दी है जो आधी पानी के अंदर है और आधी बाहर है, तो कौन सा हिस्सा कोरोड होगा रॉड का और क्यों? द पार्ट ऑफ रॉड इनसाइड द वाटर इज पुअरली ऑक्सीजनेटेड। ये भी वही चीज है, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है वो एनोड बन जाएगा। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एरेशन कोरोजन। पुअरली ऑक्सीजनेटेड पार्ट जो है वो एनोड का काम करेगा और जिसको बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है वो क्या बन जाएगा, वो कैथोड बन जाएगा। Next question, why is a block of magnesium or zinc attached through an insulated metallic wire to the hull of ship? तो ये आप कर चुके हैं पहले भी, कैथोडिक प्रोटेक्शन में हमने पढ़ा था कि शिप से वायर के थ्रू दूसरे रिएक्टिव मेटल का ब्लॉक जोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से वो एनोड बन जाएगा और हमारी शिप जो है वो पूरी कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगी और एनोड का कोरोजन होगा यानी कि वो कंज्यूम हो जाएगा मेटल का जो हमने ब्लॉक लगाया है। सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट या in order to protect the hull of the ship from corrosion. ये next question है हमारा, give the composition and manufacturing of Portland cement with the reactions involved in the setting, hardening and decay. ये क्वेश्चन भी आप देखिए काफी बार पूछा जा चुका है, 16, 17, 22, 23, 23, 24 में पूछा गया है और इसकी प्रोबेबिलिटी अब की बार भी काफी अच्छी है आने की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। इसमें देखिए ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे सबके ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड या फिर लाइम है जिसको CaO का फॉर्मूला होता है, ये है 60 to 70%। देन सिलिका SiO2 फॉर्मूला है 20 से 24% है। एलुमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये 5 to 7.5% है। मैग्नीशिया जो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये 2 to 3% है। फेरिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 इसकी परसेंटेज है 1.25%। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 दिस इज 1 to 1.5%। सोडियम ऑक्साइड जो है सोडियम ऑक्साइड Na2O इसका परसेंटेज है 1 और लास्ट में पोटेशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है K2O तो ये भी है 1%। तो आप देख सकते हैं सभी के ऑक्साइड्स है हमारे यहाँ पे, ये आपको कॉम्पोजिशन याद रखनी है, ये लिखना होता है एग्जाम में। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो पोर्टलैंड सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेसेस यूज होते हैं वो देखिए। द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर क्रशिंग, मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। अब इन स्टेप्स में क्या क्या होता है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में बताएंगे। क्रशिंग में देखिए क्या होता है, इस स्टेप में जो भी रॉ मटेरियल्स थे हमारे पोर्टलैंड सीमेंट के जो अभी हमने देखे थे उन सभी रॉ मटेरियल्स को जैसे कि लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सभी वो ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं जो अभी आपने कॉम्पोजिशन में देखे थे। इन सब को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है और एक फाइन पाउडर में ग्राउंड कर लिया जाता है थ्रू बॉल मिल। तो बॉल मिल के थ्रू इनको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है और इनको एक बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज देखिए मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या होता है, जो भी हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया है इनको हम मिक्स करते हैं वेट प्रोसेस में पानी के साथ में, और जो हमारा ड्राई प्रोसेस है उसमें एब्सेंस ऑफ वाटर रहता है तो इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक है वेट प्रोसेस, एक है ड्राई प्रोसेस। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ इतना है कि वेट प्रोसेस यानी कि उसमें पानी का यूसेज होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लरी बनाने के लिए वाटर ऐड किया गया है इंग्रेडिएंट्स में, रॉ इंग्रेडिएंट्स में, जबकि जो हमारा ड्राई प्रोसेस है उसमें वाटर एब्सेंट रहता है, उसमें वाटर ऐड नहीं किया जाता।
तो ये जो है स्लरी जो हमारी बनी है, इसको फिर हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट है बर्निंग। देखिए बर्निंग जो है, बर्निंग एक अलग से एक हम कह सकते हैं रोटरी किल्न नाम है उस मशीन का, जिसमें कि इसको जलाया जाता है या बर्न किया जाता है। द बर्निंग प्रोसेस इज डन इन रोटरी किल्न। अभी हम देखेंगे डायग्राम भी इसका। द रोटरी किल्न इज मेड अप ऑफ स्टील ट्यूब्स हैविंग द डायमीटर ऑफ 2.5 to 3 मीटर एंड द लेंथ डिफर्स फ्रॉम 90 to 120 मीटर। द इनर साइड ऑफ द किल्न इज लाइंड विद रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। तो ये जो बर्निंग प्रोसेस है ये किया जाता है रोटरी किल्न में। अब ये रोटरी किल्न क्या है? रोटरी किल्न जो है ये स्टील की ट्यूब्स होती हैं जिनका डायमीटर कम है, देखिए 2.5 से 3 मीटर है, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो अच्छी खासी होती है, 90 से 120 मीटर के बीच में। और इनका जो इनर सरफेस है उसको उसके अंदर जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लगा दी जाती हैं, जैसे ईंट के भट्टे होते हैं, काफी कुछ इसी के तरीके से। देखिए ये इसका डायग्राम है। अब देखिए ये जो रोटरी किल्न है ये किस तरीके से काम करती है। इसमें 3 जोन्स होते हैं, एक है ड्राइंग जोन, दूसरा है कैल्सिनेशन जोन और तीसरा है क्लिंकरिंग जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लंबी ट्यूब जैसी चीज है, ठीक है। यहाँ पे 3 जोन्स में ये डिवाइडेड है। ड्राइंग जोन कौन सा होता है? अपर पार्ट ऑफ द रोटरी किल्न। इसका जो टेम्परेचर है वो करीब 250 डिग्री होता है, जहां पे कि वाटर जो है स्लरी से इवेपोरेट हो जाता है। अभी हमने स्लरी बनाई थी, जो भी हमारे रॉ इंग्रेडिएंट्स थे उनको पाउडर्ड फॉर्म में ले आए थे और उसमें हमने वाटर ऐड करके उसको एक थिक पेस्ट बनाया था, स्लरी जिसको बोलते हैं। तो वो स्लरी जब हम फीड करते हैं यहाँ से अपर पार्ट में, जिसका टेम्परेचर जो है वो करीब 250 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्लरी से पानी जो है वो वापस इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट जोन जो है वो है कैल्सिनेशन जोन। कैल्सिनेशन जोन बीच के हिस्से को बोला गया है रोटरी किल्न के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कैल्सिनेशन जोन हो गया। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा होता है, 700 से 1200 डिग्री के बीच में होता है। इस रीजन में क्या होता है, जो लाइमस्टोन है वो डिकम्पोज हो जाता है क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO और CO2 में ये डिसोसिएट हो जाएगा, जो हमारा क्विक लाइम है, ठीक है। यानी कि ये जो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, ये एस्केप आउट हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लिंकरिंग जोन। ये सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है रोटरी किल्न का उसको कहा जाता है क्लिंकरिंग जोन। और इसमें क्या होता है, जो क्विक लाइम है, वेयर क्विक लाइम विद क्ले टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनेट्स एंड फेराइड। ये जो हमारा क्विक लाइम है ये क्ले के साथ में मिलकर क्या क्या चीजें बना देता है, कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनेट्स एंड फेराइड, ये यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए ये है इस तरीके से रोटरी किल्न, ये रोटेटिंग ट्यूब है, ये इस तरीके से रोटेट होती रहती है लगातार, ठीक है। जो गैसेस हैं हमारी वो यहाँ से एस्केप आउट हो जाती हैं, मटेरियल यहाँ से रॉ मटेरियल फीड किया जाता है और यहाँ से इसको प्रोडक्ट जो हमारे बने हैं वो यहाँ से बाहर ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये इक्वेशंस हैं जो अभी हमने बताया कि जो लास्ट वाला जोन था हमारा क्लिंकरिंग जोन, उसमें क्या क्या चीजें बनी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ में कंबाइन करके क्या क्या बनाता है, ये बन गया Ca2SiO4, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं Ca2S। क्या हो जाएगा, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका नाम है डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए कैल्शियम के 2 मोल्स है हमारे, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये बन गया हमारा। नेक्स्ट है ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से सिलिका के साथ कंबाइन करते हैं और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। इसी तरीके से जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये कंबाइन करेगा एल्यूमिना के साथ में, Al2O3 के साथ में, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं Ca3A। देखिए एल्यूमिना के लिए A यूज किया है, सिलिका के लिए S यूज किया है और कैल्शियम को एज इट इज Ca लिखा है हमने। तो इसका फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, Ca3A। क्या नाम होगा इसका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट। और ये वाला जो बड़ा फॉर्मूला है इसमें भी आपको क्या करना है, इसको सिर्फ आपको जोड़ के लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको Ca से रिप्रेजेंट किया है हमने, 3 मोल्स है इसके, तो Ca3 लिखा है यहाँ पे और Al2O6 हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 3 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये हो गया Al2O6। इसका फॉर्मूला हो गया ये बड़े वाला, और छोटा हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है ये कंबाइन करके पीछे लिखे गए हैं,
ठीक है, सिर्फ कैल्शियम को Ca से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फॉर्मूले लिखने भी मुश्किल नहीं है, आप ये छोटे फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी ये फॉर्मूलेज भी आप आसानी से लिख सकते हैं बड़े वाले। और एब्रीविएटेड फॉर्म में तो हमें सिर्फ क्या करना है, एल्यूमिना के लिए एल्यूमिनियम के लिए A, सिलिका के Si के लिए S, इस तरीके से प्रोसीड करना है। ऑक्सीजन को काउंट करके जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम ऑक्साइड के एल्यूमिना और हमारे आयरन का जो ऑक्साइड है उसके साथ में कंबाइन करके बना रहे हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca4Al2Ca4AF, एल्यूमिनियम और F। यहाँ पे ये हमारा शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्मूला हो गया, नाम है इसका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो ये 4 चीजें आपको यहाँ पे फॉर्म करनी है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये यहाँ पे याद रखना है। द एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स, अब जो यहाँ पे एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स हमारे बने हैं सारे, इनको वापस मिक्स किया जाता है CaO के साथ में टू फॉर्म स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्लिंकर्स। तो लास्ट में जो आपने देखा था क्लिंकरिंग जोन में जो चीज बनी थी वो क्या था, वो ये सारी रिएक्शंस हुई, ये सब प्रोडक्ट्स बने, और इन सब प्रोडक्ट्स के साथ में वापस हमने क्या ऐड किया, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किया टू फॉर्म स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्लिंकर्स बोल रहे हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारा ग्राइंडिंग। तो जो हमारे ये क्लिंकर्स बने हैं इनको ठंडा करते हैं पहले, और ठंडे किए हुए क्लिंकर्स को फिर से हम ग्राउंड करते हैं फाइन पाउडर में, मतलब उनको पीसा जाता है जब तक कि वो फाइन पाउडर में नहीं बदल जाते हैं इन दी बॉल मिल। इसी टाइम पे 203% जिप्सम इसमें ऐड किया जाता है। जिप्सम का क्या रोल है वो हम पहले शायद पढ़ भी चुके हैं। जिप्सम का क्या रोल होता है कि ये अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट को प्रिवेंट करता है, ये इसके सेटिंग टाइम को डिले कर देता है। तो जिप्सम जो ऐड किया जाता है इट प्रिवेंट्स द अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग का जो टाइम है, आफ्टर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट बिकम्स स्टिफ एंड द जिप्सम रिटार्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ tricalcium aluminates by forming tricalcium sulfoaluminate which is insoluble and prevents too early further reactions of setting and hardening। तो इनिशियल सेटिंग जब हो जाती है उसके बाद में जिप्सम का रोल आता है। जिप्सम क्या करता है, फर्दर जो हार्डनिंग है या सेटिंग है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, डिले कर देता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसके साथ में हमने ये जिप्सम मिलाया, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 एंड 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये जिप्सम है, राइट। तो इससे क्या बनेगा हमारा, आपको ये सब जोड़ के लिख देना है बस। देखिए 3CaO, Al2O3, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaSO4 एंड 7 वाटर, ये सब कुछ जुड़ गया, ये बना है हमारा। और ये है क्या, ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। देखिए ट्राई कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ठीक है, ये हमारा बना है कंपाउंड, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शंस ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग जो है वो डिले होती चली जाती हैं। अब हम देखेंगे फाइनल सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट में क्या चलता है, कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। जब वाटर मिला दिया जाता है सीमेंट में तो क्या होता है, एक प्लास्टिक के जैसा पेस्ट तैयार हो जाता है। द पेस्ट इज subjected to hydration and gel and finally crystalline products are formed। तो ये जो पेस्ट है इसका क्या होता है, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब इसमें पानी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जेल बनता है और फाइनली क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे बन जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारी रिएक्शंस है, ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ में हमने वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू कंबाइन दीज थिंग्स। इसके साथ में डॉट लगा के 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको लिखना है और यहाँ पे हीट रिलीज हो गई। इसी तरीके से ये हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसके 2 मोल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में हमने ऐड किए, तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिलीज होगा प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ हीट ऑल्सो। उसके बाद में हमने लिया है CaO, Al2O3, Fe2O3, ये है हमारा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, ये है कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ये था कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये था हमारा
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये नाम आपको याद है। तो इनके साथ में हमने क्या किया है, सिर्फ हमने वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने के बाद में जो हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं, जो हमारे कंपाउंड्स बने हैं, वो ये हैं, ठीक है। इसमें तो सीधा आपको डॉट लगा के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है और इसमें रिलीज होता है हमारा कैल्शियम फेरेट CaO.Fe2O3 विद सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और सब में आप देख रहे हैं हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो ये हमारा बना है, दिस इज नोन एज टोबरमोनाइट जेल। ये जो बना है हमारा, दिस इज नोन एज टोबरमोनाइट जेल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड crystallization and hydrated tricalcium aluminate are responsible for final setting and hardening of cement। तो ये जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइनल सेटिंग और हार्डनिंग के लिए सीमेंट के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्शंस जो हमारी हैं, ये यहाँ पे एरो लगेगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं हमारी, ये रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली आपके सेटिंग और हार्डनिंग के लिए। यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट के, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ से क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 3 कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट, और इसके साथ में 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिलीज हुआ है और हीट यहाँ पे इवॉल्व हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिया हुआ है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके साथ में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए हैं और ये बन गया हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट विद वाटर, यानी इसका हाइड्रेशन हो गया है और यहाँ पे हमारी हीट रिलीज हुई है। तो ये जो बना है, दिस इज नोन एज टोबरमोनाइट जेल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जिप्सम जो है वो सर्व करता है एज अ सेटिंग रेगुलेटर, यानी कि वो रेगुलेट करता है सेटिंग को, डिले कर देता है, रिटार्डर की तरह से काम करेगा इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रोलिंग दी सेटिंग टाइम, improving workability, reducing heat of hydration and mitigating shrinkage, thus contributing to the overall quality and performance of concrete in construction appliances। तो ये क्या करता है, ये सेटिंग टाइम को डिले कर देता है, जिसकी वजह से काम करना आसान हो जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज हो रही है वो भी काफी घट जाती है, और श्रिंकेज जो है, सीमेंट का श्रिंकेज जो है, क्योंकि बहुत सारी हीट अगर एक साथ रिलीज होगी तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक कर जाएगा। तो श्रिंकेज को ये कम कर देता है, मिटिगेट कर देता है। इसकी वजह से ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल क्वालिटी में एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर जो बनके तैयार होगा। अब देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये कंबाइन करता है वाटर के साथ में बहुत जल्दी से, और ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से इसका हाइड्रेशन हो जाएगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। इनिशियल सेटिंग के बाद में जो पेस्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसमें जिप्सम जो है, एडेड जिप्सम जो है, वो उसके आगे डिसोल्यूशन को रिटार्ड कर देता है। ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, द डिसोल्यूशन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बाय फॉर्मिंग इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये मॉलिक्यूल जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये बनता है, ठीक है। जो हमारा ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत जल्दी वाटर के साथ कंबाइन करके लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, तो क्या करता है, ये इसको ये रिटार्ड कर देता है, इसके डिसोल्यूशन को ये रोक देता है। इंस्टेड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनेट जुड़ जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट भी जुड़ जाता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। दिस रिएक्शन प्रिवेंट्स दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना इन दिस सीमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, एल्यूमिना की सीमेंट में कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल्ड रहती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, एंड हेंस रिटार्ड्स दी अर्ली सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिसकी वजह से अर्ली सेटिंग सीमेंट की डिले हो जाती है। देखिए, ये फ्लो डायग्राम है। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल्स लिए थे, उनको क्रश किया, ग्राइंड किया, फिर इनको बॉल मिल में डाला, तो ये सब कुछ पेस्ट में कन्वर्ट हो गया, स्लरी। इसमें रॉ मटेरियल्स के साथ में हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया और यहाँ पे ये हमारी स्लरी बन गई, रॉ मटेरियल स्लरी। इट इज मिक्स्ड एंड स्टोर्ड इन दी स्टोरेज
टैंक। उसके बाद में इसको रोटरी किल्न में डाला गया, जहां पे क्या हुआ, कैल्सिनेशन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हमने मिलाया था इसमें, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो गया इनटू क्लिंकर्स। क्लिंकर्स को ठंडा किया गया और इसमें फिर जिप्सम ऐड किया गया, ठीक है। और इस पेस्ट को फिर से क्या किया, ग्राइंड किया बॉल मिल के अंदर। देन वी गेट दी फाइनल पोर्टलैंड सीमेंट। ये हमारा पोर्टलैंड सीमेंट यहाँ पे तैयार हो गया। नेक्स्ट देखिए, डीके ऑफ सीमेंट क्या होता है। एसिडिक वाटर जो है वो सीमेंट स्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक कर सकता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीके ऑफ सीमेंट। क्यों होता है ये, जब ये हमारा फ्री लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको क्या कहा जाता है, फ्री लाइम होता है ये। इसके साथ में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है हमें, एसिडिक वाटर से मिल रही है, ठीक है। एसिडिक वाटर से हमें CO2 मिलेगी जो कि रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। फॉर्मेशन किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, एंड वाटर विल बी रिलीज्ड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ में, वाटर की प्रेजेंस में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, और ये बन जाता है हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है ये वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो है ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है जब तक कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं हो जाता। देखिए, till there is consumption of all the CO2, this cycle of reaction continues. Hydration of silicates and aluminates which will also be dissolved out. ठीक है, ये रिएक्शन चलती रहती है, और साथ में हमारे सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का भी हाइड्रेशन प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है इसका, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कोटिंग द सीमेंट सरफेस विद द इपॉक्सी रेजिन पेंट्स और linseed oil or bituminous oil. This makes the surface impermeable to the acidic water. तो जो ये हम दीवारों पे पेंट करते हैं, ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए ही नहीं करते, ये एक प्रिवेंटिव मेजर भी है, जिससे कि एसिडिक वाटर का सीमेंट के साथ में कोई रिएक्शन ना हो, राइट। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं, डीके ऑफ सीमेंट को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट 3 क्रैश कोर्स, and next we'll be starting with our 4th unit. Thank you.